तो हेलो एवरीवन, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि जैसे जैसे एक चाइल्ड ग्रो करता है तो वो एडोलेसेंस की एज में जाता है, तो उस समय पर उसकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं और वो किस तरह से हमें जितने भी चेंजेस आते हैं, एंगर, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन के बारे में हम सब इस चैप्टर में पॉइंट वाइज ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप अपने साथ एक नोटबुक ज़रूर रखिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगी रिवीजन करने में। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, मतलब एडोलेसेंस की एज में पहुंचना। वी कैन डिवाइड ह्यूमन लाइफ इन फॉलोइंग फेजेस। हम ह्यूमन लाइफ को, इंसान की लाइफ को इन फेजेस में, इन 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ये फेजेस क्या है? फर्स्ट इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बचपना, जैसे कि 10 साल या 11 साल तक का जो बच्चा होता है उस दौरान जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड। फिर आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में हमारी आती है नॉर्मली टीनेज। टीनेज मतलब कि 13 ईयर्स से 19 ईयर्स तक की जो एज होती है उसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। और इस फेज में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेज हो जाती है। फिर आता है एडल्टहुड। इस फेज में जो चाइल्ड होता है वो ग्रो कर चुका होता है, मैच्योरिटी उसकी बढ़ गई होती है और उसकी बॉडी भी डेवलप हो चुकी होती है। ये सब होते हैं एडल्टहुड में। फिर लास्ट फेज होता है ओल्ड एज या फिर सेनेसेंट फेज। इस फेज में क्या होता है, धीरे धीरे इंसान जो होता है वो बुढ़ापे की तरफ जाता है और ओल्ड होता जाता है और उसके जो बॉडी के फंक्शन है वो स्लो होने लगते हैं और जितनी इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी वीक होने लगती है। इसलिए बोला जाता है कि हमें एडल्टहुड से ही या फिर चाइल्डहुड से ही हमें ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि हमारा शरीर जो है वो हमेशा फिट रहे। और इन सब के बेनिफिट्स ओल्ड एज में जा करके बहुत ज़्यादा पता चलते हैं और बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल में डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। जो लोग मतलब एक्सरसाइज करते हैं डेली बेसिस पर और जो लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, ये दोनों ही डिफरेंस, इन दोनों लोगों के जो डिफरेंसेस हैं वो जब व्यक्ति ओल्ड एज में जाएगा तब बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि जो एक्सरसाइज कर रहा होता है व्यक्ति शुरू से ही, वो हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहा होता है अपनी ओल्ड एज में। और वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति कुछ भी फिजिकल फिटनेस में इन्वॉल्व नहीं होता वो अपनी ओल्ड एज में जाकर के डिजीज़ से ग्रस्त हो जाता है और डिजीज़ उसको बहुत ईजिली होने लगती है, इम्यूनिटी उसकी वीक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं और इसलिए बोला जाता है कि हमें रोज़ में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। ये हो जाता है हमारा ओल्ड एज एंड सेनेसेंट फेज। अब जैसे जैसे चाइल्डहुड से ओल्ड एज की तरफ आते हैं तो ग्रोथ हैपेंस, लगातार ग्रोथ होती रहती है। छोटा एक बच्चा होता है वो लगातार डेवलप करता जाता है, मैच्योरिटी उसकी बढ़ती जाती है, फिजिकली भी वो डेवलप होता है और मेंटली भी डेवलप होता है। अब यहाँ पर टर्म आता है ग्रोथ। ग्रोथ हैपेंस मतलब ग्रोथ हो रही है। तो ये ग्रोथ का मतलब क्या है, हम इसको देखते हैं। ग्रोथ, द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जितने भी चेंजेस बॉडी में हो रहे होते हैं जैसे जैसे टाइम निकलता है उसी चीज़ को हम ग्रोथ बोलते हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। इनसे हमें ये पता चलता है कि अब एक व्यक्ति बच्चा नहीं है, वो धीरे धीरे एडल्टहुड की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ बिगिन फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। जब एक बच्चा पैदा होता है उसी दिन से ग्रोथ लगातार हो रही होती है, हर दिन ग्रोथ हो रही होती है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, लेकिन जैसे ही वो चाइल्ड 10 या 11 साल की एज को क्रॉस करता है, देयर इज अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल। जैसे ही एक बच्चा 10 या 11 साल की उम्र को क्रॉस करता है, अपनी टीन एज में पहुंचता है, मतलब एडोलेसेंट एज में पहुंचता है, तब उसमें सडन ग्रोथ होती है, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगती है। उस टाइम पीरियड के बाद 10 या 11 साल के होने के बाद बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, सडन ग्रोथ होती है। और ये ऐसी ग्रोथ होती है जो हम ईजिली एक चाइल्ड में नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसकी हाइट एकदम इंक्रीज हो जाएगी, वॉइस में चेंजेस होने लगेंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये हो जाती है ग्रोथ की पूरी डेफिनेशन, भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं एडोलेसेंस। इसको हम किस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और इस पीरियड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सारी चीज़ें अब हम नोट कर लेते हैं। एडोलेसेंस, the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence.
ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है किसी व्यक्ति के लाइफ का जब उसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। और ये चीज़ हम अपने लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि जब एक व्यक्ति गैमेट्स प्रोड्यूस करने लगता है उस चीज़ को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है किसी इंसान में, किसी ह्यूमन में, तो वो होता है एडोलेसेंस पीरियड में ही आती है। इट इज़ द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन पर्सन इज नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। इस टाइम पीरियड में, एडोलेसेंस में, जो व्यक्ति होता है ना ही तो वो अपने बचपने में कहला सकता है और ना ही वो अपनी एडल्टहुड में कहला सकता है। ना ही तो हम उसको बच्चा मानेंगे, ना ही तो हम उसको पूरी तरह से ग्रोन अप मैन मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो 10 साल से पहले की एज होती है उसको हम चाइल्डहुड बोल रहे हैं, और टीन एज की बात की लाइक 20 और उसके अबव की जो एज होती है उसको हम एडल्टहुड बोलते हैं। तो इस टाइम पीरियड में एक व्यक्ति ना ही तो चाइल्ड कहलाता है ना ही एडल्ट कहलाता है। बिगिन्स अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। ये टाइम पीरियड 11 साल की उम्र से 18 और 19 साल की उम्र तक होता है। एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। एडोलेसेंट्स को हम टीनेजर्स भी बोलते हैं, ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज वाले जितने भी लोग होते हैं हम उनको टीनेजर्स भी बोलते हैं। इन गर्ल्स एडोलेसेंस पीरियड में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़। लड़कियों में लड़कों के मुताबिक 1 या 2 साल पहले ही टीनेजर्स या फिर एडोलेसेंस पीरियड जो होता है वो शुरू हो चुका होता है। मतलब गर्ल्स में एडोलेसेंस पीरियड पहले शुरू हो जाता है बॉयज़ के कंपैरिजन में। एंड पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये टाइम पीरियड हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए मान लीजिए 11 साल से शुरू हो रहा है तो किसी के लिए 12 साल से शुरू हो सकता है, किसी के लिए 10 से भी शुरू हो सकता है, और कुछ केसेस में ये टाइम पीरियड 15-16 साल से भी स्टार्ट हो सकता है। ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस एंड दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। इस टाइम पीरियड में एडोलेसेंस में ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस और बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। और यही सारे चेंजेस की वजह से ऑनसेट होता है प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी आ जाती है उस व्यक्ति में, और वो प्यूबर्टी किस वजह से आती है? हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और इसको हम प्यूबर्टी मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी को ही हम प्यूबर्टी बोलते हैं, और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से डेवलप होती है। तो ये है एडोलेसेंस पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने समझ लिया कि हार्मोनल सिस्टम कितना इम्पॉर्टेंट है एक पर्सन के बॉडी के ग्रोथ के लिए। अब हम हार्मोनल सिस्टम से ही रिलेटेड बातें करेंगे और नोट्स भी प्रॉपर बनाते हुए चलेंगे। हार्मोनल सिस्टम और एंड हार्मोनल ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंड्स मतलब क्या होता है और हार्मोनल सिस्टम क्या होता है समझते हैं। फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर डक्ट ग्लैंड्स। कौन सी? एक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर डक्ट ग्लैंड्स। अब डक्ट मतलब क्या होता है? एक ट्यूब की तरह जो किसी भी चीज़ को पास करने के लिए जगह प्रोवाइड करे। अ फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वेट ग्लैंड्स, oil glands and salivary glands release their secretions through ducts. Such glands are called exocrine या फिर duct glands. अब इससे हम क्या समझे? हमारे शरीर में कुछ ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स मतलब कि जो सीक्रेशन रिलीज करें, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हो गई, ऑयल ग्लैंड्स हो गई एंड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमारे फेस के मतलब ये जो हमारी स्किन है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। स्वेट ग्लैंड्स हमारी पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होती है। ऑयल ग्लैंड्स भी हमारे फेस पर होती है, जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो ये सारी जो ग्लैंड्स हैं ये अपना सीक्रेशन जब इनको रिलीज करना होता है, जैसे स्वेट होता है, तो स्वेट को अगर हमारी स्किन पे से निकलना होगा तो वो डक्ट के थ्रू निकलेंगी। मतलब डक्ट क्या है? आप एक पाइप की तरह अज्यूम करिए जो अपने अंदर से चीज़ों को आने जाने दे रहा है। तो ये सारी ग्लैंड्स जो होती हैं ये डक्ट के थ्रू अपनी सीक्रेशंस रिलीज करती हैं, और ऐसी ग्लैंड्स जो डक्ट के थ्रू अपनी सीक्रेशन रिलीज करेंगी उनको हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर डक्ट ग्लैंड्स। तो ये हो जाती है हमारी फर्स्ट टाइप की ग्लैंड्स। फिर सेकेंड आती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर डक्टलेस ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन और डक्टलेस, अब इनके आपको नाम याद रखना है कि डक्ट ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का दूसरा नाम क्या है? डक्ट ग्लैंड। एंडोक्राइन का दूसरा नाम डक्टलेस एंड डक्टलेस का दूसरा नाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये क्या होती हैं? द ग्लैंड्स विच सीक्रेट देयर सीक्रेशंस, जिनको हम हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर बात निकल के आती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर डक्टलेस ग्लैंड के जो सीक्रेशन होते हैं हम उनको हार्मोन्स बोलते हैं। इन वाली ग्लैंड्स के सीक्रेशन को हम हार्मोन नहीं बोलेंगे, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन को हम हार्मोन्स बोलते हैं। डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम आर कॉल्ड एंडोक्राइन या फिर डक्टलेस ग्लैंड्स। ऐसी ग्लैंड्स जो अपने सीक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती हैं, मतलब ये किसी डक्ट के थ्रू अपने सीक्रेशन रिलीज नहीं करती। मान लीजिए ये ग्लैंड है और ये डायरेक्टली ही ब्लड स्ट्रीम में अपनी सीक्रेशंस
हार्मोन्स जिनको हम बोल रहे हैं उनको रिलीज कर रही हैं। तो ऐसी ग्लैंड्स को हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर डक्टलेस ग्लैंड्स, मतलब बिना डक्ट वाली ग्लैंड। तो ये हो जाती है हमारी 2 तरह की ग्लैंड जो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होती हैं, ये दोनों तरह की। अब हमें जो मेन समझना है वो है सेकेंड टाइप की, विच आर एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर डक्टलेस ग्लैंड। ये तो सिंपल है, इनमें हमने एग्जाम्पल भी देख ली कि स्वेट ग्लैंड्स आ जाएंगी, ऑयल ग्लैंड्स आ जाएंगी, सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाएंगी। ये हो जाते हैं इनके 3 एग्जाम्पल्स। लेकिन हमें मेन समझना है इन वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और इनसे रिलेटेड हार्मोन्स जितने भी सीक्रेट होते हैं उनको। तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। हम इसको जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? एज इट सीक्रेशन कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इससे निकलने वाली जो सीक्रेशंस होंगी, हार्मोन्स होंगे, वो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करेंगे, उनके फंक्शन को अफेक्ट करेंगे कि कब किसी दूसरी ग्लैंड के फंक्शन को बढ़ाना है, कब सप्रेस करना है, ये सारी चीज़ें। इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन ब्रेन, इसकी लोकेशन कहाँ है? ब्रेन में, ये याद रखनी है, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इट ऑल्सो रिलीजेज ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करती है जिसको हम GH लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द पर्सन, ग्रोथ हार्मोन किसी भी व्यक्ति की नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, अगर उसमें ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा है तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो ड्वार्फ रह जाएगा। और किसी व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा ही निकल रहा है तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, वो ज़रूरत से ज़्यादा टॉल हो जाएगा। तो ये हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का सिग्निफिकेंस, और इसको रिलीज कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। देन सेकेंड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, इसकी लोकेशन क्या है? नेक। ये जो हमारे ये वाला पोर्शन होता है इधर प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। इसके सीक्रेशंस कौन कौन से हैं, इससे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? थायरोक्सिन, T3, T4। और अगर ये सीक्रेशंस, ये हार्मोन्स जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहे हैं, अगर ये कम निकलेंगे तो कौन सी डिसीज होगी? इससे होगी गॉइटर। ये एक बड़ी ही कॉमन डिजीज है और ये नाम आपने सुना ही होगा। तो डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड इज गॉइटर। ये आपको याद रखता है कि गॉइटर किसकी वजह क्यों होती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन निकलते हैं वो कम निकलते हैं। तो ये हो जाती है हमारी 2 ग्लैंड्स। फिर हमारी थर्ड ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। इट इज़ लोकेटेड अबव किडनी, ये कहाँ पर लोकेट होती है? किडनी के ऊपर। अगर ये हमारी मान लीजिए किडनी का शेप है तो जो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो इसके ऊपर एक कैप की तरह प्रेजेंट होती है। तो ये हो जाती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। और इसकी सीक्रेशन कौन कौन से होते हैं, इसके हार्मोन्स जो रिलीज करती है कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का वो क्लास है जो हमारे शरीर में शुगर बैलेंस करता है। मतलब जितनी भी बैलेंसिंग, जो भी शुगर से रिलेटेड बैलेंसिंग होगी कि कब ब्लड में शुगर ज़्यादा चाहिए, किन कंडीशंस में ब्लड में से शुगर कम करनी है, वो सारी चीज़ें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स जो होते हैं वही करते हैं। देन सेकेंड क्लास इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। दीज मेंटेन सॉल्ट बैलेंस। अब हमारे जो शरीर में जितना भी सॉल्ट से रिलेटेड बैलेंसिंग का काम है वो करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कि कब मतलब हमारे शरीर में मान लीजिए सॉल्ट ज़्यादा हो गया है तो उसको एक्सक्रीट करना है, ये सारी चीज़ें मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स जो है बैलेंस करते हैं। फिर थर्ड हार्मोन्स जो एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है, इट इज एड्रेनलिन। ये स्ट्रेस कंडीशंस में रिलीज होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एकदम से वो कहीं जंगल में ट्रेवल कर रहा है, उसके सामने एकदम से शेर आ जाता है तो वो क्या करता है, एकदम से उसकी स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो बिल्कुल से तैयार हो जाता है बहुत तेज़ी से भागने के लिए। चाहे उस समय पर उसमें चल के उसकी पूरी एनर्जी वीक हो चुकी होगी, लेकिन जब वो अपने सामने शेर को देखेगा तो उसमें एकदम से इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी जो मतलब नॉर्मली नहीं मिलती। तो उन ऐसी स्ट्रेस कंडीशंस में जब एकदम से स्ट्रेस होता है, जब डर लगता है, स्ट्रेस होता है, तो एंजाइटी होती है, उन केसेस में एड्रेनलिन रिलीज होता है। देन फोर्थ इज पेनक्रियाज। ये कहाँ लोकेटेड होती है? एब्डोमेन में। जो हमारा स्टमक वाला हिस्सा होता है उस हिस्से को हम उस पूरे एरिया को एब्डोमेन बोलते हैं। तो पेनक्रियाज एब्डोमेन में होती है। इसके सीक्रेशंस, इसके हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? इंसुलिन। पहला होता है इंसुलिन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये क्या करता है? डिक्रीज ब्लड शुगर। ब्लड में अगर शुगर ज़्यादा हो गई है तो ये ब्लड में से शुगर को कम करेगा। कौन? इंसुलिन। देन ग्लूकेगॉन, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इट इंक्रीजेज द ब्लड शुगर। अगर ब्लड में शुगर कुछ कम हो गई है और शुगर की ज़रूरत है एनर्जी। अब शुगर की ज़रूरत क्यों है ब्लड में? क्योंकि शुगर ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो
शुगर की मान लीजिए कमी हो गई है हमारी ब्लड में, तो ग्लूकेगॉन रिलीज होगा पेनक्रियाज से और वो ब्लड शुगर को इंक्रीज करेगा। अब पेनक्रियाज भी जो जितनी भी ब्लड शुगर से रिलेटेड जो बैलेंसिंग है वो करेगा, और यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब फिफ्थ इज ओवरी जो कि फीमेल्स में होती है, एंड टेस्टिस इन मेल्स। ये क्या, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए इनके जो हार्मोन्स होंगे, जो सीक्रेशंस होंगे, वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये हो जाती है हमारी शरीर में प्रेजेंट ग्लैंड्स। और एक ग्लैंड और होती है विच इज़ हाइपोथैलेमस, वो भी हमारी ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमने पढ़ी, उससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो काम करते हैं हाइपोथैलेमस पे, और फिर हाइपोथैलेमस पे से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो काम करते हैं इन सारी जो बची हुई हमने ग्लैंड्स पढ़ी उन पर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलेंगे, काम करेंगे हाइपोथैलेमस पे। अब हाइपोथैलेमस से और हार्मोन्स निकलेंगे, वो काम करेंगे इन सारी ग्लैंड्स पे। तो ये हो जाता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला पूरा पोर्शन। और जितनी भी ग्लैंड्स थी वो हमने पढ़ ली, उनके सीक्रेशंस, उनकी लोकेशन। और ओवरी और टेस्टिस जो है ये भी एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट होते हैं, मतलब लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? लोअर एब्डोमेन, ओवरी एंड टेस्टिस। और जो टेस्टिस होती हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सारी चीजें से रिलेटेड, आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं उन चेंजेस के बारे में जो प्यूबर्टी में या फिर एडोलेसेंट एज में आते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन हाइट। हाइट इंक्रीज होने लगती है बहुत तेजी से। लॉन्ग बोन्स इलोंगेट। अब हाइट इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि व्यक्ति के शरीर की जो लॉन्ग बोन्स होती है वो इलोंगेट होने लगती है। अब लॉन्ग बोन्स कौन सी होती है? जो हमारे हैंड्स और लेग्स की जो बोन होती है, हाथ और पैरों वाली जितनी बोन्स होती हैं, उनको हम लॉन्ग बोन्स बोलते हैं। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, बट बाय 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। इनिशियल एज में मतलब 11-12 साल की उम्र में जो गर्ल्स होती है उनकी हाइट ज़्यादा तेजी से बढ़ती है एज कम्पेयर टू बॉयज़। लेकिन जैसे ही गर्ल्स और बॉयज़ 18 ईयर्स की एज तक पहुंचते हैं, वो दोनों ही अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन कर चुके होते हैं। देन प्रॉपर डाइट हेल्प ड्यूरिंग ग्रोइंग ईयर्स। और ये जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं लाइक 11 से 12 से लेकर के 18-19 तक, इस समय पे प्रॉपर डाइट देनी चाहिए उस चाइल्ड को, उस टीनेजर को, ताकि वो उसके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे ग्रोथ करने के लिए। देन सेकेंड, चेंजेस इन बॉडी शेप। बॉडी के शेप में चेंजेस होने लगते हैं। इन बॉयज एट द एज ऑफ प्यूबर्टी शोल्डर्स ग्रो ब्रॉडर, शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। बॉयज़ में जब वो अपनी टीनेज में होते हैं तो उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड होने लगते हैं, वो ग्रोथ करने लगते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है इसलिए उनके शोल्डर्स ब्रॉड होने लगते हैं। गर्ल्स के नहीं होते, ये चीज़ बॉयज़ में देखी जाती है। बॉयज़ के शोल्डर्स ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। इन गर्ल्स पेल्विक रीजन बिलो वेस्ट, कमर से नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसको हमने अभी लोअर एब्डोमेन बोला था, उसको हम पेल्विक रीजन बोलते हैं। इन गर्ल्स पेल्विक रीजन बिकम्स वाइडर, गर्ल्स में पेल्विक रीजन जो होता है वो वाइड होने लगता है। इन बॉयज मसल ऑफ द बॉडी ग्रोज मोर प्रोमिनेंट देन इन गर्ल्स, जो बॉयज़ की जो मसल्स होती है उनके शरीर की वो ज़्यादा ग्रो करती है एज कम्पेयर टू द मसल्स ऑफ द गर्ल्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बॉयज़ और गर्ल्स की मसल्स की बात करें तो बॉयज़ की मसल्स ज़्यादा ग्रोथ करती हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, चेंजेस अकरिंग इन एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। जो एडोलेसेंट्स एज में जो है एडोलेसेंट बॉयज़ या फिर जो गर्ल्स हैं, उनमें जो चेंजेस होते हैं वो दोनों में ही अलग अलग होते हैं, और ये चीज़ हमने अभी देख ली। थर्ड, वॉइस चेंज। एडोलेसेंस एज में वॉइस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। एट प्यूबर्टी वॉइस बॉक्स, जिसको हम लैरिंग्स भी बोलते हैं, बिगिंस टू ग्रो। वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स जो कि हमारे नेक वाली रीजन में इधर प्रेजेंट होता है, वो ग्रो करने लगता है कब? प्यूबर्टी के समय पे। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, इट कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। बॉयज में जो लैरिंग्स होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, वो ज़्यादा ग्रो करता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। और बॉयज़ में इस एरिया में जो लैरिंग्स होता है वो हम बाहर से भी देख सकते हैं, वो थोड़ा उठा हुआ सा पार्ट होता है, प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है, और उसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। चीज़ आपको याद रखना है कि बॉयज़ का जो लैरिंग्स होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, वो प्रोट्रूडिंग होता है, इसलिए हम उसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, और हम उसको बाहर से ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं इन दिस रीजन ऑफ द नेक। देन इन गर्ल्स लैरिंग्स इज स्मॉल इन साइज। गर्ल्स में लैरिंग्स जो होता है वो छोटा होता है और ऐसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस,
गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच की होती है, मतलब कि बहुत तेज़ होती है, वेयर इज बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस, और जो बॉयज़ की जो वॉइस होती है, बॉयज़ की जो आवाज़ होती है वो डीप होती है। फोर्थ, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होती है? ऑयल ग्लैंड्स को ही हम सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं। तो प्यूबर्टी के समय पर स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ये अपने अपने सीक्रेशन ज़्यादा रिलीज करने लगते हैं, ज़्यादा पसीना आता है, ज़्यादा ऑयल रिलीज होता है। और क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ज़्यादा ऑयल रिलीज होने लगता है फेस पर, इसी वजह से मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिम्पल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम। इस समय पर बहुत से यंग लोगों में, बहुत से टीनेजर्स में उनके फेस पर एक्ने हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ चुकी होती है और इनके सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं। फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। इस समय पर सेक्स ऑर्गन्स उस व्यक्ति के डेवलप होने लगते हैं, उस टीनेजर के। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस डेवलप कंप्लीटली एंड बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है विच इज टेस्टिस, वो कंप्लीटली डेवलप हो चुका होता है और जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म्स, उनको प्रोड्यूस करने लगती है। इन टेस्टिस ओवरीज एनलार्ज, in girls ovaries enlarge and eggs begin to mature and ovaries start releasing mature eggs। गर्ल्स में जो ओवरी होती है वो मैच्योर हो जाती है और जो एग्स होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं, ओवरी मैच्योर हो जाती है और एनलार्ज हो जाती है साइज में। ओवरीज एनलार्ज, ओवरी का साइज बढ़ने लगता है, वो मैच्योर होने लगती है। उसमें प्रेजेंट जो एग होते हैं, गैमेट होते हैं, वो भी मैच्योर होते हैं और इसी की वजह से ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स और ईच मंथ, हर महीने ओवरी जो है एक एग रिलीज करती है। देन सिक्स्थ, एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। इस एज में उस टीनेजर की जो थिंकिंग होती है वो बदलने लगती है, उसकी सोच बदलने लगती है, मैच्योरिटी आने लगती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट takes place and they tend to spend considerable time thinking। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है और वो अपना बहुत सा समय थिंकिंग में, सोचने में लगाते हैं और मैच्योर होने लगते हैं। इसी वजह से वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, उन्हें समझते हैं। समटाइम्स एडोलेसेंट में फील इनसिक्योर while trying to adjust to the changes in the body and mind। क्योंकि इस समय पर बहुत से चेंजेस हो रहे होते हैं हार्मोन्स की वजह से, बॉडी में बहुत से चेंजेस हो रहे होते हैं, माइंड में बहुत से चेंजेस, थिंकिंग कैपेबिलिटी चेंज हो रही होती है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। तो इन वजह से कभी कभी जो एडोलेसेंट होता है वो इनसिक्योर फील करता है, वो थोड़ा डरा डरा सा रहता है और इनसिक्योर फील करता है। क्यों? क्योंकि जब वो चेंजेस, उसकी शरीर में इतने चेंजेस होते हैं, उन सबको देख के वो थोड़ा सा डर सा जाता है, इनसिक्योर फील करता है। बट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। लेकिन ये एक ऐसी प्रोसेस है जो इस समय पर लाइक 11-12 एज से लेकर के 18-19 साल के जब वो हो जाता है टीनेजर, उस समय तक चलती है और ये प्रोसेस हर एक टीनेजर के साथ होती है। तो इसमें कोई बात नहीं है कि वो इनसिक्योर फील करे और आप भी इसी एज में है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। मेन पॉइंट ये होता है कि बॉडी में बहुत से चेंजेस हो रहे होते हैं, इसी वजह से थोड़ा अलग सा महसूस होता है। लेकिन अगर कोई मन में बात होती है, तो अगर आपके भी मन में कोई बात है तो आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए, अपने सिबलिंग से, अपने ब्रदर सिस्टर से डिस्कस करनी चाहिए चीज़ों को। और इनसिक्योर फील होने जैसी कोई बात नहीं होती है, बस चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो ये हमारा जो 6th पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को, क्योंकि आप भी इसी एज में है तो आपको भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है।